नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द सुमित एकेडमी पर। दोस्तों आज हमारी पहली क्लास होने वाली है कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर की पहली क्लास आज होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग आज देखेंगे। फंडामेंटल जो होता है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, और एक सही तरीके से कैसे कंप्यूटर को पढ़ा जाए वो आप लोग हमारे चैनल पर आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर की पहली क्लास होने वाली है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर, हम सभी लोग कंप्यूटर का मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, और बहुत सारे क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर क्या है तो आप लोग क्या जवाब दोगे? ठीक है, आप लोग क्या जवाब दोगे? कंप्यूटर की जो बेसिक डिफिनेशन हम लोग पढ़ते आए हैं तो वो क्या होती है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूट नामक शब्द से बना हुआ है। दोस्तों जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को नोट्स में दे दूंगा। आप लोगों को साइड में एक बार कोड दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर QR कोड दिखेगा, उसको स्कैन करा लीजिएगा। आप एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मैं सिर्फ समझाऊंगा। नोट्स आपको मैं एक एक लाइन लिख करके आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, मैं लिखाऊंगा नहीं, उस तरीके से नोट्स मैं नहीं बनवाने वाला हूँ। आप लोगों को PPT पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि देखो, जो हम चीज़ें लिखेंगे तो लिखते समय मतलब लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोग समझो, नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो बनी है जिसका मतलब कंप्यूटर नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो कंप्यूट नामक शब्द है, जैसे इसका अर्थ होता है गणना करना, उसी तरीके से इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक क्यों नहीं? कभी आपने सोचा है कि हमारी डिफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं? तो इसका सीधा सा आंसर ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इसलिए है क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। जैसे डायोड की बात करते हैं तो डायोड कैसा होता है? डायोड कुछ इस तरीके से होता है ना, बेलनाकार। एक तरफ से हम लोग क्या देते हैं? AC करंट देते हैं, और दूसरी तरफ से क्या हमको मिलता है? वो कन्वर्ट करके क्या देता है? DC करंट। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो हमारा है DC पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स लगे होते हैं, इसलिए हम लोग क्या डिफिनेशन में ऐड करते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब अगर हम कहें कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं हमें, जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हो सकता है कि आप कुछ अलग डिफिनेशन बताएं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर कुछ ना कुछ इनपुट लेता है, उसके बाद क्या करता है? प्रोसेस करता है। मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट के बाद प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? हमें देता है आउटपुट। ठीक है, सही कह रहे हैं ना हम? अगर भैया कुछ गलत हो तो बता देना। ठीक, आउटपुट, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेस करता है कंप्यूटर, उसके बाद हमको क्या देता है? आउटपुट। तो इनपुट देने के लिए कोई ना कोई माध्यम होगा। अब ऐसे तो नहीं हवा में हम दे देंगे, हवा में हमने कुछ भी बोल दिया कि जैसे हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास कंप्यूटर सामने रखा हुआ है, ठीक है, और हमने कंप्यूटर से कहा कि म्यूजिक प्ले कर दो, प्ले कर देगा क्या? नहीं करेगा ना। और यहाँ पर इससे पहले मैं आप लोगों को एक वर्ड है डम्ब, ये मतलब मैं अगर ये कहूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर से बहुत सारे क्रिटिकल टास्क कंप्लीट किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जो कि मानव हम जैसे लोग नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, बहुत ही टिपिकल
जो भी क्वेरीज होती हैं सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर डम्ब मशीन है तो क्या ये कहना सही होगा? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ कहना सही होगा, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मैं डम्ब कह सकता हूँ क्योंकि कंप्यूटर क्या है, जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। समझ रहे हो आप लोग? मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन आप चलाओ ना, ठीक है, तो आप जो भी काम करना चाहोगे वो उससे बोलते रहो तो नहीं होगा ना। ऐसे कंप्यूटर में जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करके देगा ना। तो यहाँ पर इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कोई ना कोई माध्यम ऐसा होगा। तो माध्यम क्या है? ये हम लोग इनपुट देने के लिए जो माध्यम का यूज़ करते हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस, मतलब कुछ डिवाइस ऐसे यूज़ करते हैं। अब इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं? इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं, मतलब जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है। अभी प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये होती है सीपीयू में, सीपीयू में, ठीक है, सीपीयू में होती है। सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस सुन लो, आप सभी को पता है, ठीक है। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सीपीयू के भी कुछ अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं जिनका हम लोग आगे अभी समझेंगे, ठीक है। आउटपुट, अभी जो हमको आउटपुट मिलता है ये भी कोई ना कोई माध्यम से मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू प्रोसेस हुआ हमारा सीपीयू के अंदर और हमको आउटपुट ऐसे हवा में मिल गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आउटपुट हमको कहाँ मिलता है? ये मिलता है आउटपुट डिवाइसेस से, ठीक, आउटपुट डिवाइस। अभी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं कीबोर्ड हो गया, माउस, ठीक, ये हमारे कौन से हो गए? इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं हमारे? जैसे मॉनिटर, जिनसे हमें कुछ मिलता है। आउटपुट डिवाइस से कौन से होते हैं? जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है, जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है। जैसे मॉनिटर, डिस्प्ले जो होती है उसमें हमें देखने को मिलता है ना, कोई भी हम लोग मूवी देखते हैं या कोई कुछ भी हम करते हैं उससे हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। और कौन सा आउटपुट हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर। हम जब भी कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, कोई भी हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं तो हमें प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट देता है, पेज पर प्रिंट करके हमें दे देता है। मतलब जो भी चीज़ हम प्राप्त करते हैं, हमें मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। और क्या हो गया? स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर से क्या मिलता है? हमें आवाज़ सुनने को मिलती है, ठीक है। बहुत सारे लोग आवाज़ तो इस तरीके से सुनते हैं कि रात भर पार्टी करते रहते हैं, बहुत सारे लोग पार्टी वार्टी करते हैं, डीजे वगैरह बजाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? आउटपुट डिवाइसेस। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर क्या है? तो जो मैंने डिफिनेशन आपको बताई थी, ठीक है। देखो डीएलएड का सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो डीएलएड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर 25 नंबर आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है। 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें से एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, ठीक है। तो इसको जितना, देखो सिलेबस ज़्यादा नहीं है तो ध्यान से पढ़ना और कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूट नामक शब्द से मिलकर बना होता है कंप्यूटर, ठीक है। और इसका अर्थ होता है गणना करना, और कंप्यूटर इस बेस पर कार्य करता है, ठीक है। कंप्यूटर की डिफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है? ये फ्लो चार्ट, ये जो छोटा सा फ्लो चार्ट है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जरूर बना देना है, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर की बात आती है तो आप थोड़ा थोड़ा ये भी लिख सकते हो कि इसमें इनपुट दिया जाता है, इनपुट जिस माध्यम से दिया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, और ये प्रोसेस, इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हमने बता ही दिया, अगर कहीं पे डायरेक्ट आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आ जाए या फिर 1 नंबर में आ जाए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, तो आप ये लिख सकते हो। इनपुट
तो डायरेक्टली एग्जाम्पल नहीं लिख देना। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तब तो आप टिक ही कर दोगे, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस कैसे मतलब दिया जाता है निर्देश, तो क्या लिखोगे, ऐसी डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, निर्देश। ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। सीधी सी ये लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी डिवाइसेस जिनसे हमें आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट मिलता है या फिर हमें रिजल्ट मिलता है जिन डिवाइसेस के माध्यम से, ठीक है, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस है। एग्जाम्पल में ये डाल देना, एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर का बेसिक ये फ्लो चार्ट होता है, इसी फ्लो चार्ट पे कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें लिखने वाला कुछ है नहीं, आपको पीपीटी मैं प्रोवाइड ही करा दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हो, इसमें अगर किसी को भी दिक्कत हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और हम लोग कोई भी काम, जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने जैसे मान लो हमें मूवी देखनी है या हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है, नोटपैड काम करना है, पेंट पे करना है, एमएस वर्ड पे करना है। कंप्यूटर नहीं मिटाना चाहिए था यार, चलो इसको अब नहीं मिटाएंगे, ठीक। जैसे हमें किसी भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर वर्ड पे काम करना है, तो कंप्यूटर को जब भी हम कोई कमांड देते हैं या कंप्यूटर से हम कोई भी काम करवाते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझ पाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, होती है बाइनरी 0-1। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है ये होती है 0-1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी। तो कंप्यूटर देखो एक मशीन है, सभी को पता है कंप्यूटर मशीन है। हम लोगों जैसे इंसान तो है नहीं कि जब भी हम जैसे नॉर्मल इंसान एक दूसरे से जब बात करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से करते हैं, कोई ना कोई हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, लैंग्वेज होती है, तभी हम लोग आपस में क्या कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। अगर मान लो ये भाषा ना हो, लैंग्वेज ना हो, तो हम लोग आपस में बात कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, ठीक है। अब देखो बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है तो वो होती है बहुत ही टफ। अब वो टफ होती है, उसके बावजूद हम सभी लोग कंप्यूटर को आसानी से चला लेते हैं, ठीक है, आसानी से चला लेते हैं। वो कैसे चला पाते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, हम लोग कौन सा क्या यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग आसानी से कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं, वो होता है ओएस। ओएस कौन सी बला है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा टॉपिक है, आगे हम लोग समझेंगे, डीप में समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है आपको इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। उससे पहले जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कौन सी चीज़ें क्लियर हो गई, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कभी कभी पूछ लेता है कंप्यूटर की भाषा बताओ, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर 1 नंबर में आ सकता है। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, ये बाइनरी, 1 नंबर हो गया। फ्लो चार्ट हमने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर की अगर बात करें तो जिन चीज़ों को हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं और छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते भाई, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है इनकी, सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं हमारे डीएलएड के सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो वो मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाता हूँ कि कंप्यूटर कैसे समझता है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज कैसे समझ लेता है आसानी से, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्लो चार्ट बना देता हूँ। आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
कंप्यूटर की लैंग्वेज, ठीक है। ये 3 तरीके की लैंग्वेज होती है, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी लो लेवल। यहाँ पर डायग्राम आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी जो है ड्राइंग बहुत ही बेकार रही भाई, ठीक है। तो जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है यही होती है मशीन लैंग्वेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए लो लेवल, इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, उसमें ऑप्शन में हो सकता है आपको दे दे मशीन लैंग्वेज और इस तरीके से लैंग्वेज दे सकता है। तो ये याद रहे आपको, लो लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, हम लोग पहचानते हैं। इसमें क्या आता है? 0-1 बाइनरी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसको हम लोग दूसरा नाम एक होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कैसे वर्क होता है, कैसे हमारा जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब जो बाइनरी डिजिट है यहाँ पर, इसको हम एक बॉक्स में बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया जो हमारा डायग्राम है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि हमारा ये जो बाइनरी डिजिट है और ये जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर कैसे समझता है, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इनमें हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं? जैसे हम लोग पढ़ते आए C++, ठीक है, जावा, पाइथन, ये सब हमारी कौन सी होती हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जिनमें हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम कैसे बनता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत आप लोग सोचना कि जो भी टर्म आ रहे हैं वो हम लोग छोड़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज, जैसे मान लो हाई, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है और मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये कैसे काम करेगी, इसके बीच में हम समझने के लिए, अगर हम जैसे CMD चलाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसमें क्या होता है? कमांड हमारी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें अगर कोई भी फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनाना है, तो उसमें एक मतलब पहले से ही सेट है कि हम इस टास्क के लिए ये कमांड होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो मिडिल लेवल लैंग्वेज और ये लो लेवल लैंग्वेज आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? यहाँ पर असेंबलर काम करता है। क्या काम करता है? असेंबलर। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई, आप लोगों को समझना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, वो क्यों पढ़ेंगे, कि किस लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो पढ़ना, वो चीज़ आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें ना पढ़ाई जाए या फिर आप लोगों को ना भी पढ़ना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमें आगे ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्यों पढ़ना है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। अब जैसे मान लो ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमने बताया कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी भाषा समझता है, और हम लोग जैसे कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लो हमें मैथमेटिक्स वाला कोई भी पोर्शन कराना, जैसे 2+3 हमें कराना है, कितना हो गया? 5, ठीक है, ये 5 हो गया। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा यार? कंप्यूटर की भाषा तो ये है नहीं, कंप्यूटर कैसे समझ गया? कैसे समझा? इसकी मदद से ये काम करता है समझाने का। अब वो कैसे, इसके अंदर कैसे काम होता है, वो हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये कैसे समझती हैं, मतलब ये किस तरीके से काम करती हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में कौन काम करता है? यहाँ पर एक काम करता है बिचौलिया, एक बैठा हुआ है कंपाइलर। ये भाई साहब जो हैं, ये क्या काम करते हैं? ये हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सीधा किसमें? मशीन लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। उसके बाद ये क्या करता है? ये फिर जो है कैलकुलेशन करके, एग्जीक्यूशन करके वो फिर देता है किसको? अपनी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में देता है। उसका भी हम लोग अभी डायग्राम आप लोगों को समझा देते हैं, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चार्ट समझ में आया होगा। हालांकि ये आपके सिलेबस में आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन इससे आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड ही कराऊंगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब कैसे जो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं आप लोगों को, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में तभी आएंगी जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, जल्दी से आप लोगों को समझाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार। बहुत सारे लोग हैं उसको छोड़ देते हैं, अरे क्या ही कंप्यूटर है, पढ़ लेंगे एक दिन में पास हो जाएंगे। हाँ ठीक है, पास हो जाओगे, लेकिन डेली हम लोग जो भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर एक्चुअल में काम कैसे करता है हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना, इसीलिए सिलेबस में है ये। और कंप्यूटर तो अब सभी को आना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। देखो जैसे हम लोग मान लेते हैं हमने एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज है, डेनिस रिची सर ने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, सी मतलब बनाया था, इन्वेंशन क्या ही बनाया था। ठीक है, बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। सी और C++ में बहुत सारे गेम्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या काम करता है, जैसे हम यहाँ पर आता है, हमने कोई प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पर क्या काम करेगा, कंपाइलर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगो बना सकते हैं इस तरीके से, ये होता है कंपाइलर, मतलब ये सेटिंग जैसा एक। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, कंप्यूटर को किस फॉर्म में देगा, क्योंकि कंप्यूटर तो भैया मशीन लैंग्वेज 01 की भाषा समझता है ना, तो एक कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इस तरीके से जो भी हो भाई, मैं तो इसको नहीं समझ सकता, आप लोग समझ सकते तो कमेंट में बताना। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर अपना काम शुरू करेगा, जो भी उसे करना है। कंप्यूटर में कितने सारे पार्ट होते हैं आप सभी जानते ही हैं, सबका अलग अलग काम है, वो सब अपना काम स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। ये कितना अच्छा कंप्यूटर हमने बना दिया, देख रहे हो कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी। हाँ ठीक है, ये हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा सी भाषा में, उसके बाद हमने दे दिया कंपाइलर को, कंपाइलर अपना काम करेगा। कंपाइलर ने क्या किया, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी भाषा में, बाइनरी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब कंप्यूटर आसानी से समझ जाएगा, कहेगा ठीक है भैया आपने जो ये बोला है मेरी लैंग्वेज में आपने ये मुझे दिया है कोड, अब मैं इसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूट कर लूंगा। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, फिर कैसे काम होगा, कंप्यूटर भी देगा अपनी लैंग्वेज जो कि बाइनरी भाषा होती। कंप्यूटर भी किस में देगा, कंप्यूटर अपनी भाषा में देगा भैया। ठीक है, 010101 ये बाइनरी भाषा में देगा, कहेगा भैया आपका जो क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कर दिया और आपका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट यूनिट आएगी। ठीक है, आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट का काम क्या होगा, अब आउटपुट यूनिट की जिम्मेदारी ये होती है कि आपको ये रिजल्ट मिला बाइनरी भाषा में। ठीक है, अब इसे दिखाओ, यूज़र को दिखाओ, किसकी भाषा में, यूज़र की ही भाषा में। जैसे सी भाषा में हम लोग कर रहे थे तो उसी में हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये हमें दिखाएगी, मतलब दिखाएगी क्या, मतलब आउटपुट मिलेगा सी लैंग्वेज में जैसे हमने दिया था। ये देखो एक क्रम है, इस तरीके से चलता है। हमने सी भाषा में प्रोग्राम लिखा, कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और कंप्यूटर ने क्या किया, एग्जीक्यूशन किया। एग्जीक्यूट करके जो भी आंसर आया, मतलब जो भी सोल्यूशन आया उसको हमें दे दिया किसमें, बाइनरी भाषा में। फिर आउटपुट यूनिट काम करेगा, उसके बाद आउटपुट यूनिट कन्वर्ट करके हमें किसमें देगा, जिस भाषा में हमने क्या किया था, कंप्यूटर को इनपुट दिया था, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए हमने जो प्रोग्राम दिया था। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, सी से ही शुरू हुआ, सी पर ही खत्म हो गया। तो ये लैंग्वेज का इस तरीके से ये कुछ क्रम चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। अब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हाई स्पीड होती है, कंप्यूटर में कोई भी गलतियाँ नहीं करता है, शुद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है,
तो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में मेंशन करा दूंगा, ठीक है। जो चीज़ें समझने वाली हैं वो चीज़ आप लोग समझो, ठीक है। तो कंप्यूटर का यूज़ बहुत अलग अलग फील्ड में किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं, बैंकिंग में यूज़ करते हैं, मेडिकल्स में यूज़ किया जाता है, रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में किया जाता है, एंटरटेनमेंट तो आप सभी करते हो, जैसे आप फ़ोन से देख रहे हो, ये भी एक तरीके से क्या है, कंप्यूटर ही है। कम्युनिकेशन में किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। एडवांटेज कैसे हैं, जैसे इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, मल्टीटास्किंग, डेटा स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवांटेज हो जाएंगे। सारा सब कुछ मेंशन है उसमें, इसमें अब क्या ही समझाने वाला है। स्पीड तो आपको सभी को पता है, ये मिलियंस ऑफ टास्क एक सेकंड एक सेकंड में कर सकता है, ठीक है। तो स्पीड आपको पता है। इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसमें वायरस आने के चांसेस रहते हैं, साइबर क्राइम्स हो जाती है कभी कभी, ठीक है। हेल्थ इशूज़ हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे अभी पबजी गेम आया था, फ्री फायर आया था, तो बहुत सारे लोग एडिक्ट हो गए थे। इसमें कहीं पर भी बहुत सारे केस देखने को मिले, जैसे कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी का दिमागी संतुलन खो गया, इस तरीके से। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आप लोग यूज़ करोगे तो समझ रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। समझने वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझाते हैं। अब देखते हैं, हम लोग बात करेंगे सीपीयू की, जो कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग, ठीक है। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग, मतलब ब्रेन, सीपीयू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारी जो प्रोसेस करने की जिम्मेदारी है वो इन्हीं भाई साहब के पास होती है। सारी प्रोसेस, जितनी भी कैलकुलेशन, जो भी चीज़ें होती हैं, सब इसी के पास होती है। अब इसकी जिम्मेदारी कैसे होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जब भी यूज़र क्या देता है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या देता है, इनपुट कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाएगा ना, प्रोसेस में जाएगा ना। आप वो याद करो कि जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, इसके पास जाएगा। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर सीपीयू का, इसमें सीपीयू के कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉक्स बना लिया है और यहाँ पर अब हम लिखते हैं ऊपर ALU, ठीक है। ये हमारा ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, जिनको पता है कमेंट करके बताएं भाई। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये होता है CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद आता है मेन मेमोरी या फिर मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी यूनिट भी, ठीक है। ये अब इसमें काम कैसे होता है, ये इसके कंपोनेंट इतने होते हैं सीपीयू के अंदर, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो हम लोग अभी नहीं समझेंगे, वो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये हमारा सीपीयू हो गया। अब इसको हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि पता चले कि हाँ ये सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू। अब यहाँ से हम जब इनपुट देंगे सीपीयू में जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेन मेमोरी के पास जाएगा, ठीक है, तो मेन मेमोरी क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा कंट्रोल यूनिट को। अभी कंट्रोल यूनिट जो है, जितने भी टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, कंट्रोलिंग का जो भी सिस्टम रहता है वो एक कंट्रोल यूनिट के पास रहता है। सभी प्रोसेस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसके नाम से भी आप लोग जान सकते हो, कंट्रोल करता है। अब उसके बाद पता लगाएगा कि जो यूज़र ने हमें इनपुट दिया है वो अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, या किस तरीके का है। अरिथमेटिक जैसे 2 + 2 = 4, ये 4, ठीक है, इस तरीके का है। लॉजिक लगाया कुछ भी, उसके बाद ये जैसे ही यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी कि हाँ पता चल गया कि ये अरिथमेटिक है, ठीक है, अरिथमेटिकल पार्ट है, तो उसके बाद फिर कंट्रोल यूनिट के पास आएगा ये उसके बाद फिर किसको करेगा, मेमोरी यूनिट को। तो कुछ इस तरीके से इसका क्रम चलता है। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट होता है। ये चीज़ें जब सारी रन हो जाती हैं इस तरीके से, इसी क्रम में पहले ये मेमोरी यूनिट जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। अब ये चेक करेगा कि यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हमारी जो मैथमेटिकल पार्ट है या किस तरीके का है, वो करने के बाद फिर कंट्रोल यूनिट के पास आएगा, फिर मेमोरी यूनिट के पास, देन आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होते हैं हमारी सीपीयू के अंदर, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर
मेमोरी लगी होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन सी आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी आती हैं, वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा कंप्यूटर का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कंप्यूटर सीरीज़ का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस तरीके से ये CPU की जो प्रोसेस होती है कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में कि कौन से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब CPU में जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये मेमोरी मैनेजमेंट, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी इनका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही आसान फुल फॉर्म है, ठीक। तो मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब मेमोरी कौन कौन सी होती है CPU के अंदर, हम लोग कौन कौन सी मेमोरी यूज़ करते हैं, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेमोरी। अरे हमारे पास ब्लैक मार्कर भी है, बजट बहुत ज़्यादा है अपने पास, ठीक है, तो हम लोग ब्लैक का भी यूज़ कर लेते हैं यार। मेमोरी, देख रहे हो राइटिंग नहीं बन रही हमारी यार। मेमोरी दो तरीके की होती है, कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिन लोगों को देखो पता है वो कमेंट करके बताते रहा करो यार। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी भी आती हैं ये बताओ, जिसको पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बताओ इसमें कौन कौन सी मेमोरी आती है, सेकेंडरी में कौन कौन सी आती है। तो इसमें आती है हमारी रैम आ जाएगी। इसमें वैसे 3 तरीके की बेसिक हमारी मेमोरी आती हैं जो प्राइमरी मेमोरी में होती हैं, 3 तरीके की, ठीक है। एक तो आती है रैम, अब ये रैम है, राम मत पढ़िएगा, ठीक है। रैम, रोम हो गई, और एक तीसरी जो मेमोरी होती है वो कैशे मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर HDD, SSD, ठीक है। और कौन सी होती है हमारी, CD, DVD, ठीक है, पेन ड्राइव, और कौन सी एक होती है, एक होती है फ्लॉपी। आप लोगों ने देखी क्या फ्लॉपी डिस्क? भाई मैंने देखी नहीं है यार, रियल में नहीं देखी भाई। तो ये कौन सी होती है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब देखो जो सारा खेल होता है कंप्यूटर में, हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई भी फाइल सेव करते हैं, वो कैसे काम करती, कैसे सेव करने पर कहाँ चली जाती हैं, वो आप लोगों को हम बताते हैं। देखो मज़ा आएगा पढ़ने में अगर आप लोग पढ़ रहे होगे सही तरीके से। तो देखो रैम जो होती है ये होती है परिवर्तनशील। क्या होती है, परिवर्तनशील। रोम परिवर्तनशील नहीं होती है। कैसे, इसका भी काम हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैम परिवर्तनशील है तो कैसे है, परिवर्तनशील कैसे है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वोलाटाइल मेमोरी। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है कि रैम और रोम में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है। याद करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो रैम जो है परिवर्तनशील कैसे है और रोम परिवर्तनशील नहीं है, तो कैसे है, क्यों नहीं है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। जैसे रैम है, जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हम वीडियो एडिट कर रहे हैं या फोटो एडिट कर रहे हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, PPT बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, और लाइट चली जाती है। तो लाइट चली जाती है तो क्या होता है, वो हमारी फाइल क्या होती है, सेव नहीं होती है। मतलब हमने कभी सेव ही नहीं किया। अगर हमने सेव किया होता फाइल को तो ये रैम से उठ करके कहाँ चली जाती, सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब यहाँ पर लगाना ये अभी गलत होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कौन सी सेकेंडरी मेमोरी लगी हुई है, उसकी बात करेंगे हम लोग। अगर हम लोग फाइल को सेव कर देते हैं तो सीधा उठ के कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के पास, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के पास। अगर हम लोग फाइल को सेव नहीं करते हैं तो कहाँ रहती है, यहाँ पर रैम के पास। कहेगा भैया जब तक सेव नहीं करोगे तब तक हम ही रखेंगे, जो भी आपका डेटा है हम ही रखेंगे, ठीक है।
जो भी, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी फाइल प्रेजेंट टाइम पे हम लोग रन कराते हैं विदाउट सेविंग फाइल, आप लोग जो भी यूज करते हैं प्रेजेंट में, जो भी प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, रैम के अंदर। और रैम आपके सिस्टम में जितनी ज्यादा लगी होगी उतने स्मूथली आपके सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट में चीजें रन करती हैं वो कहाँ रन करती हैं, रैम के अंदर। और रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील होती। इसका नेचर परिवर्तनशील होता है और इसका नॉन परिवर्तनशील होता है, मतलब परिवर्तनशील नहीं होता है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। रोम देखो, जैसे बहुत सारे जो म्यूजिक सिस्टम आते हैं, वॉशिंग मशीन आती है, तो उसमें क्या होता है, रोम लगी रहती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन में आप लोग सेट करते हैं, जैसे कि टाइमिंग सेट कर देते हैं कि इतनी टाइमिंग में इतने राउंड, वो उसमें पहले से फिक्स होता है कितने टाइमिंग में इतने घूमेगी। ठीक है, लाइट चली जाए उसके बाद लाइट आएगी तो वहीं से स्टार्ट होता है, उतना कंप्लीट होने के बाद वो बंद हो जाएगी। म्यूजिक सिस्टम है, हमारी पेन ड्राइव लगी है, हम गाना सुन रहे हैं म्यूजिक सिस्टम में, मान लो 10 नंबर सॉन्ग चल रहा है, लाइट चली गई, उसके बाद लाइट आई तो 10 नंबर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों होता है, रोम होती है, क्योंकि रोम को बनाने वाली कंपनी पहले से इसमें इनबिल्ड कर देती है। ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज कर ही नहीं पाएंगे। और ये तो आप लोग जानते हैं परिवर्तनशील होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जो रोम होती है और रैम होती है उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं, ठीक है, सभी की लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त आते हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हाँ मैं बस तुम्हारी हूँ, तुम्हारा हूँ, और जब तक तुम हो मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, थोड़ा सा आप दूर हो जाते हो, थोड़ा सा भी बात करना बंद हो जाता है, दूर हो जाते हो, तो क्या होता है, वो आपको भूल जाते हैं, ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो लाइट चली गई, आप कोई भी काम कर रहे थे, तो जिस तरीके से रैम भूल जाती है कि आप क्या काम कर रहे थे, उसी तरीके से हमारी जो लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त आते हैं वो भूल जाते हैं कि कौन हो भाई तुम। और ये बात दोस्त के लिए नहीं थी, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, रोम परिवर्तनशील नहीं होती है, रैम परिवर्तनशील होती है। अब इसकी फुल फॉर्म की हम लोग बात कर देते हैं। ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका नाम ये होता है। और कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी जैसे कि हम लोग कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन का हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तो कैश मेमोरी क्या करती है, कैश मेमोरी अपने अंदर उससे जो रिलेटेड जो भी फाइल्स होती हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेती है। कहती है भैया कि अगर आप अगली बार जाएंगे या फिर बार बार जा रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप लोग बार बार विजिट करते हैं तो कैश मेमोरी क्या करती है कि ठीक है भैया आप बार बार उस साइट पे जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, आपका इस साइट का हम कुछ ऐसी चीज़ें, फाइलें हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं जिससे कि आप लोग जब दोबारा से जाएंगे उस साइट के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर, तो क्या होगा, जल्दी से लोड हो जाती है। ऐसा होता है ना आप सभी के साथ में, जैसे कि बहुत सारे लोग इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करके कुछ ऐसी साइट्स पे जाते हैं बार बार, तो जल्दी से ओपन हो जाती होंगी ना। तो वो सारा काम कौन करता है, कैश मेमोरी। अब देखो इनके कुछ टाइप होते हैं, रैम के भी होते हैं, रोम के भी होते हैं। तो रैम दो तरीके की होती है, स्टैटिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे और डायनेमिक का भी आप लोग मतलब समझ रहे होंगे। हमारे सिलेबस में क्या है, डायनामिक। ठीक है, सिलेबस में हम लोगों का बस इतना ही है, उतना ही हम लोग पढ़ेंगे और आगे चीज़ें आप लोगों को अगर पढ़नी है तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोम के भी कई टाइप होते हैं, ये होता है पी रोम, ठीक है, दूसरा होता है ईपी रोम। पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा होता है डबल ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये 3 तरीके की होती है रोम। कैश मेमोरी को कोई टाइप नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी आप लोगों को समझ में आई, सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। ये हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क हमारे पास है, मैं दिखाना चाहूँगा, आप दिखाइए ज़रा। ये हार्ड डिस्क है, ये देखिए, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है। अब इसके ऊपर हमने केसिंग लगा दी है,
मैं अगर फोटो मतलब मिल गई तो मैं ऐड कर दूंगा, आप साइड में देखिए। इस पर हमने केसिंग लगा रखी है क्योंकि हम सिस्टम से इसको डायरेक्टली यहाँ से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होती है, एक डिस्क लगी होती है और उसके ऊपर ड्राइव करने के लिए, जैसे हम लोग स्टीयरिंग जैसे कार चलाते हैं ना, तो स्टीयरिंग जैसा उस पर लगा रहता है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइड में मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। लिख देते हैं यहाँ पर, हार्ड डिस्क ड्राइव। ड्राइव इसलिए क्योंकि वो घूमती रहती है, मतलब चलती रहती है, इसलिए। और इसकी कंपैरिजन हम लोग अभी आगे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसकी स्पीड कम होती है, क्षमता अधिक होती है। यहाँ पर फिर उसके बाद आते हैं सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। पेन ड्राइव का तो हम लोग अभी यूज करते हैं, सीडी और डीवीडी का हम लोग नहीं यूज करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। अब हम लोग किसका यूज करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं कि एचडीडी और एसएसडी, इसमें अंतर थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। एचडीडी और एसएसडी, यहाँ पर एचडीडी है और ये है एसएसडी। देखो ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है। पहला तो अगर डिफरेंस आता है तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे ये इससे कैसे, और हाँ, इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो लेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं होती है एचडीडी की। एसएसडी की स्पीड जो होती है काफ़ी हाई होती है, इसलिए जिन कंप्यूटर के अंदर एसएसडी लगी होती है वो बहुत ही अच्छी स्पीड में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है, एचडीडी के पास हाई कैपेसिटी होती है, मतलब क्षमता, डेटा स्टोरेज की क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता अधिक होती है। इसके पास क्या होता है, क्षमता इतनी नहीं होती है, क्षमता इतनी लेस होती है, लेस कैपेसिटी, लेस कैपेसिटी, क्षमता कम होती है। और ये जो इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा नहीं होती है कंपैरिजन टू एसएसडी। इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो रहती है, मतलब आप थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रहती, इतनी रहती है कि आप लोग इसको परचेज कर लोगे और कंपेयर करोगे अगर एसएसडी से तो उससे सस्ती ही पड़ेगी, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई रहती है, स्पीड हाई रहती है, लेस कैपेसिटी, कॉस्ट अधिक रहती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है इसमें एचडीडी और एसएसडी में। फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया। हम लोग अब पेन ड्राइव का तो खैर यूज़ करते हैं, फ्लॉपी डिस्क का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अब, और एचडीडी एसएसडी में से कोई भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर में क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, कैशे मेमोरी का काम क्या होता है। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, एचडीडी, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, किस तरीके से काम होता है एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं, अगर वो हमने सेव नहीं किया है और रन करा रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम पे जो भी रन चीज़ें होती हैं वो होती हैं रैम के पास, ठीक है, रैम के पास होती है। जैसे हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो उस उठ करके कहाँ चले जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के पास। सेकेंडरी मेमोरी के पास अब एक कहाँ जाएगी, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के अंदर आप एचडीडी लगी है, एसएसडी लगी है, जहाँ भी लगी होगी, जो भी लगी होगी वहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है। सेव होने के बाद वहाँ उसके पास पहुँच जाती है, अब उसकी जिम्मेदारी है। और जैसे ही हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल को सेव करते हैं और उसके बाद जब भी हम लोग उसको ओपन करते हैं, जैसे मान लो हमने कोई भी फाइल ओपन करी, फिर वो उठ करके कहाँ आ जाएगी, प्रेजेंट टाइम रन पास। जैसे हम लोग प्रेजेंट टाइम जो चीज़ें रन करता है रैम के पास, तो रैम के पास चीज़ें आ जाएंगी। अब वो हैंडल कौन करेगा, रैम करेगा। रैम दो तरीके का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक मतलब चेंजेबल होती, चेंज हो सकती। रोम तीन तरीके की होती, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है।
HDD SSD का मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है। कैश मेमोरी का काम क्या होता है, जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं और उसके बाद अगर हम बार बार उसी का यूज़ करते हैं तो कैश मेमोरी का काम क्या होता है, कैश मेमोरी अपने अंदर कुछ फाइल को स्टोर कर लेता है जिससे हम लोगों का लेस डेटा यूज़ होता है और बहुत ही जल्दी हम लोगों को वो फाइल दिखा देता है। तो ये काम कौन करता है, कैश मेमोरी करता है। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये हमारा क्या हो गया, CPU का मेमोरी मैनेजमेंट। ये हो गया कि CPU के अंदर कितनी मेमोरी होती है, किस तरीके से काम होता है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन टेबल की। कन्वर्जन जो टेबल होती है, जैसे जो हम लोगों को डेटा मिलता है बिट, बाइट और GB, ये इन सब का हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने कितना चीज़ें कवर कर ली हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कंप्यूटर की डिफिनेशन पढ़ी, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ ली है, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो फ्लो चार्ट हमने पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा कि कंप्यूटर कैसे हमारी भाषा समझता है आसानी से और समझाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर के यूजेस हमने पढ़ लिए थे, मैंने बताया था आपको कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है, वो आप लोग लिख लोगे आसानी से। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आप लोगों को बता दिया, PDF में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट में मैंने आपको बताया हार्डवेयर, सॉफ्ट इनपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमने CPU को देख लिया। ठीक है, CPU के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट हमने देख लिया, CPU की जो प्रोसेस होती है, जो भी फ्लो चार्ट उसका है वो भी मैंने देख लिया। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दोनों में कौन कौन सी मेमोरी आती है, रैम रोम हमने देख लिया। रैम रोम से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको कहा था कि रैम और रोम, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन रैम, दूसरा रोम, तीसरा EPROM, तीसरा है भाई ये, चौथा EEPROM। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग ये टिक कराते हैं, बड़ा भी ये हो सकता है यही हो। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी, तो मैं आपको बताता हूँ, रैम लिख लो, रोम लिख लो, और उसका जो मिडिल वाला अक्षर है, मिडिल वाला अक्षर उसको निकाल लो अपना, तो इसका ये आ गया, इसका वो आ गया, उसको उल्टा कर दो। ए को उल्टा करोगे कुछ इस तरीके से बनेगा, जीरो को करोगे इस तरीके से, सॉरी जीरो नहीं वो है यहाँ पे, तो जिसको उल्टा करने पर V जैसा शेप आ जाए वो होती है हमारी वोलाटाइल मेमोरी, मतलब परिवर्तनशील, और उसका अपोजिट कर दो ये परिवर्तनशील नहीं होती है। तो सीधा सा है, ये तरीका है, एक ट्रिक है जानने का, पहचानने का। तो ये पहचान लेना वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। रैम रोम आएगा, आप लोग लिख ही लोगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आप लोग लिख ही लोगे। ये सब सारी चीज़ें आप लोग लिख लोगे। ठीक है, कन्वर्जन टेबल वैसे अगर आ भी जाएगा तो मैं PDF में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने अभी आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई, हो सकता है मेरे अंदर हो सकता नहीं, बहुत सारी कमियां होंगी, तो आप लोग प्लीज़ बताने की थोड़ी सी कृपा करिएगा, आप लोग बताइएगा। और जो भी चीज़ें आप लोगों को हमारे माध्यम से सीखने को मिली तो आप लोग बताइएगा कि समझ में आई है, नहीं समझ में आई हैं, जो भी कमियां हो वो भी बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमियां बताओगे नहीं तो फिर हम सुधार करेंगे कैसे। तो ये चीज़ें आप लोग पर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कमियां मुझे बताएंगे, और मैं अपना पूरा 100% देने का मैंने वादा किया है, तो आपको पूरा 100% मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी, हमारी टीम की पूरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, DLED की सीरीज़ पूरी आएगी हमारे चैनल पे। टाइमिंग क्या होने वाला, लाइव कब से हम लोग पढ़ाएंगे वो भी आप लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा। तो अभी तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास ही चलेंगी। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगला हमारा जो टॉपिक आने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दूसरे दोस्तों में भी शेयर करना, क्योंकि ये जो कंटेंट हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं
ये आप कोई भी सब मतलब जहाँ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होगे, ये भाई तो कॉमन है, ये तो सभी को आना चाहिए। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर इंटर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो आप लोग शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।